हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। प्रीवियस लेक्चर जो है, वो जो मेरा वीडियो बना हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे था, और ये जो है ये स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है। तो आप जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने एक टिपिकल डायग्राम ड्रॉ किया है माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर का। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इसको मैंने लेबल किया है आउटर मेम्ब्रेन, और ठीक इसके नीचे यहाँ पर है इनर मेम्ब्रेन, और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पर एक स्पेस है, एक खाली प्लेस बना हुआ है। दैट स्पेस इज कॉल्ड आउटर चेम्बर। ठीक है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके बारे में। तो आउटर मेम्ब्रेन जो है वो 60 to 70 एंगस्ट्रम थिक होता है, और ये जो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन जो है, ये फ्रीली परमिएबल है। फ्रीली परमिएबल का मतलब है कि कोई भी सब्सटेंस जो है आउटर मेम्ब्रेन से अंदर आ सकता है, और कोई भी सब्सटेंस आउटर मेम्ब्रेन से बाहर जा सकता है। ठीक। नंबर थर्ड है कि आउटर मेम्ब्रेन में एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है। उस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन को हम लोग पोरिन्स बोलते हैं। तो जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, दैट इज कॉल्ड पोरिन्स। और उसके अलावा आउटर मेम्ब्रेन में एक अनयूजुअल टाइप ऑफ प्रोटीन मिलता है जिसे हम लोग कहते हैं साइटोक्रोम B5, जो कि क्या है, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कैरेक्टरिस्टिक मार्कर है। सो साइटोक्रोम B5, that is characteristic marker of ER membrane is found। ठीक। इसके अलावा चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एटीपी का प्रोडक्शन होता है, और एटीपी के प्रोडक्शन के लिए हमें वैरायटी ऑफ एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। तो आउटर मेम्ब्रेन में कुछ एंजाइम प्रेजेंट है, और वो एंजाइम कौन कौन से हैं वो लिस्ट यहाँ पर है। तो मैंने यहाँ पर 7 टाइप ऑफ एंजाइम को मेंशन किया है। नंबर 1 है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, नंबर 2 है साइटोक्रोम B5, नंबर 3 है फॉस्फोलाइपेज, नंबर 4 है फैटी असाइल कोएंजाइम ए सिंथेज, नंबर 5 है ग्लिसरॉल फॉस्फेट असाइल ट्रांसफरेज, नंबर 6 है काइनुरिनाइन हाइड्रोक्सिलेज, नंबर 6 है रोटिनॉन इनसेंसिटिव NADH साइटोक्रोम C रिडक्टेज। तो ये 7 एंजाइम है जो कि आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, एंड दे हेल्प इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस। और रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो सिर्फ और सिर्फ एटीपी के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाउ आउटर मेम्ब्रेन के ठीक बाद हम लोग बात करते हैं इनर मेम्ब्रेन की। ठीक है। और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में मैंने कहा था कि एक स्पेस अवेलेबल है, और उस स्पेस को हम लोग आउटर चेम्बर के नाम जानते हैं। तो हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं आउटर चेम्बर के बारे में। तो आउटर चेम्बर को देखोगे अगर आप, तो आउटर चेम्बर में भी एंजाइम प्रेजेंट है। कौन कौन से एंजाइम है? तो एडिनाइलेट काइनेज एंजाइम है, डीएनएज एंजाइम है, 5 प्राइम इंडो न्यूक्लियस एंजाइम है, 4th नंबर पे न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फोकाइनेज एंजाइम है, और 5th नंबर पे न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फोकाइनेज एंजाइम प्रेजेंट है। तो आउटर मेम्ब्रेन में 7 है, और आउटर चैम्बर में आपके 5 एंजाइम प्रेजेंट है, और ये सब एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? एटीपी के प्रोडक्शन के लिए। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और एरोबिक रेस्पिरेशन से फाइनली हम एटीपी को प्रोड्यूस करते हैं, और उस एटीपी को प्रोड्यूस करने के लिए ये सारे एंजाइम की रिक्वायरमेंट है। क्लियर? नाउ हम लोग बात करते हैं यहां पर इनर चेम्बर की। तो इनर चेम्बर जो है वो भी क्या है, 60 to 70 एंगस्ट्रम थिक है। तो देखिए आप, आउटर मेम्ब्रेन भी सेम है
और इनर मेम्ब्रेन भी सेम है। तो कहने का मतलब है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेम्ब्रेन है, चाहे वो आउटर हो चाहे इनर हो, वो 60 to 70 एंगस्ट्रॉम थिक होगा। और आप एक बात और भी कह सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या है, तो ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, कि ये डबल मेम्ब्रेन से बना हुआ या घिरा हुआ एक स्ट्रक्चर है। इनर मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल का मतलब क्या है? सेमी परमिएबल का मतलब है कि कुछ सब्सटेंस इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है, बट सेलेक्टिवली। कुछ सेलेक्टेड मटेरियल होंगे दैट कैन क्रॉस द इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, या तो वो बाहर से अंदर आ रहे होंगे या अंदर से वो बाहर जा रहे होंगे, बट अ सेलेक्टिव मॉलिक्यूल और आयन और एटम और एनी सब्सटेंस दैट कैन क्रॉस द इनर मेम्ब्रेन। इसी इनर मेम्ब्रेन में अगर देखें हम लोग तो एक अनयूजुअल टाइप ऑफ लिपिड मिलता है। मैंने क्या मेंशन किया यहाँ पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक अनयूजुअल टाइप ऑफ लिपिड मिलता है जिसे हम लोग कहते हैं कार्डियोलिपिन। और इसी कार्डियोलिपिन के कारण क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिव परमिएबल है, फ्रीली परमिएबल नहीं है ये, ठीक। इसके अलावा इसी इनर मेम्ब्रेन में एक और भी एंजाइम मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं परमिएज एंजाइम। और परमिएज एंजाइम अगर आप नाम सुने होंगे तो परमिएज एंजाइम जो होता है ये एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, और ये जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होता है इट हेल्प इन दी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। वो हम लोग डिस्कस बाद के लेक्चर में करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ओके, नेक्स्ट है कि जो इनर मेम्ब्रेन है, जो इनर मेम्ब्रेन है वो देखिए आप अंदर की तरफ फोल्ड हो गया है। ये जो इनर मेम्ब्रेन है, अगर हम बात कर रहे हैं, ये इनर मेम्ब्रेन है और यही इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हो गया है। और ये क्या बनाया है, तो ये एक फिंगर लाइक, ठीक है, अंगुली नुमा एक बनाया है संरचना, जिसको हम बोल रहे हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाया है। और इसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग नाम क्या दे रहे हैं, इसको नाम दे रहे हैं हम लोग क्रिस्टा। देखिए मैंने यहां पर लेबल किया है, ये इनर मेम्ब्रेन फोल्ड कर गया अंदर की तरफ, और इस जो फोल्डेड है उसी को हमने नाम क्या दिया है, इसको नाम दिया हम लोगों ने क्रिस्टा, या इसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्रिस्टी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सो इनर मेम्ब्रेन folded inside into a finger like projection and that projection is called Christie, very very important, ठीक। अब देखो जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन में भी एंजाइम पाए जाते हैं। तो इनर मेम्ब्रेन में कौन कौन से एंजाइम है, तो यहाँ पर 5 एंजाइम लिखा है मैंने, ठीक। नंबर 1 एटीपी सिंथेज, नंबर 2 सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, नंबर 3 बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट डिहाइड्रोक्सीजिनेज, 4th है कार्निटीन फैटी एसिड असाइल ट्रांसफरेज, और 5th है रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम। तो जितने भी एंजाइम यहाँ पर मेंशन है, मैं बार बार बोल रहा हूं एक बार, जितने भी एंजाइम यहाँ पर मेंशन है, ऑल द एंजाइम पार्टिसिपेट इन द रेस्पिरेटरी process for the purpose of ATP production, that's why it is called powerhouse of the cell, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए आपको यहाँ पर कि ये इनर मेम्ब्रेन का एंजाइम हो गया। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और कौन कौन सा पाया जाता है स्ट्रक्चर, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि इनर मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो गया है, और इस फोल्ड को हम लोग नाम दिए हैं क्रिस्टी, ठीक। अब आप देखो, अगर इस क्रिस्टी को देखोगे आप, इस क्रिस्टी को, तो इस क्रिस्टी के ऊपर एक आपको दिखाई पड़ रहा है टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज द टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर, ये आप पार्ट आप देख रहे हैं, उसको हम लोग नाम देते हैं क्या, उसको नाम देते हैं ऑक्सीजोम, ऑक्सीजोम नाम देते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं F0 F1 पार्टिकल, ठीक। या इसी को हम लोग नाम दे सकते हैं क्या, इसी को नाम देते हैं हम लोग एलिमेंट्री पार्टिकल भी नाम देते हैं। ऑक्सीजोम को ही बोलते हैं हम लोग एलिमेंट्री पार्टिकल, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एटीपी सिंथेज बोलते हैं, या इसी को आप, इसी ऑक्सीजोम को आप नाम दे सकते हैं फर्नांज मोरन पार्टिकल, फर्नांज मोरन
पार्टिकल भी नाम देते हैं, जो कि ऑक्सीजोम को डिस्कवर्ड किया था फर्नांड ने। ठीक है, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में और क्या मिलता है, डिटेल डिस्कशन हम बाद में करेंगे, अभी मैं बस इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आपको। ठीक, इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ इनर मेम्ब्रेन है, उसके बाद ठीक यहाँ पर एक स्पेस अवेलेबल है, एंड दिस स्पेस इज कॉल्ड इनर चेम्बर। और इनर चेम्बर में पूरा का पूरा फ्लूइड भरा हुआ है, और उस फ्लूइड को हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। सो इनर चेम्बर के अंदर क्या है, एक फ्लूइड है, एंड दैट फ्लूइड इज कॉल्ड मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को अगर ध्यान से देखेंगे आप, तो इस मैट्रिक्स के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक, राइबोसोम प्रेजेंट है, और राइबोसोम कैसा प्रेजेंट है, तो आपको बता दूं मैं कि यहाँ पर राइबोसोम 70S प्रेजेंट है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डीएनए प्रेजेंट है, और डीएनए कैसा होता है, तो डीएनए हमेशा ही डबल स्ट्रैंड होता है, और डीएनए हमेशा ही सर्कुलर होता है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के केस में। ठीक है, अगर ह्यूमन का केस लेंगे आप, तो ह्यूमन में डीएनए कैसा होता है, लीनियर डीएनए होता है। अगर ह्यूमन की बात करें हम, तो ह्यूमन में डीएनए कैसा है, लीनियर है। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर डीएनए प्रेजेंट है, और वो डबल स्ट्रैंड है, और कैसा है, सर्कुलर डीएनए है। ठीक, इस डीएनए को डिस्कवर्ड किया था नास एंड मर्गिट ने, दो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसको डिस्कवर्ड किया था। ठीक, तो एक आपको मैंने यहाँ पर एक आउटलाइन दिया है अभी माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें डिटेलिंग किसके बारे में सिर्फ है, तो आउटर मेम्ब्रेन के बारे में और इनर मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, आई होप कि आपको यहां तक कुछ बातें समझ में आई होंगी। तो हम लोग बात कर रहे थे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, और माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर मेम्ब्रेन है, उसके बाद इनर मेम्ब्रेन है, और आउटर और इनर मेम्ब्रेन के ठीक बीच में यहाँ पर आउटर चैम्बर है। ठीक है, आउटर चैम्बर के बाद हम लोग बात किए थे कि इनर मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो गया है, एंड दे फॉर्म क्रिस्टी। एंड इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक खाली स्पेस है, दैट स्पेस इज कॉल्ड इनर चैम्बर। और इनर चैम्बर जो है उसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है, एंड दैट फ्लूइड इज कॉल्ड मैट्रिक्स। और ये जो मैट्रिक्स है वो क्या कंटेन कर रहा है, यही मैट्रिक्स कंटेन करता है नंबर 1 डीएनए। तो हम लोग ये देखे हैं कि डीएनए जो है वो हमेशा ही डबल स्ट्रैंड होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए हमेशा कैसा मिलता है, तो डीएनए हमेशा ही सर्कुलर डीएनए मिलता है। ठीक, ये ध्यान रखना है। सर्कुलर डीएनए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सर्कुलर डीएनए जो है वो प्रोकैरियोट सेल में मिलता है, और सेम ऐसा ही डीएनए हमें कहां देखने को मिल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें एक बात हम, कि जो प्रोकैरियोट सेल्स हैं, प्रोकैरियोट सेल, इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। प्रोकैरियोट सेल का सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं बैक्टीरिया को। तो अगर आप कोई बैक्टीरियल सेल मान लो देख रहे हो, तो इस बैक्टीरियल सेल में भी डीएनए देखने को मिलता है, और इस बैक्टीरियल सेल में जो डीएनए देखने को मिलता है वो भी कैसा होता है, सर्कुलर होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया का बैक्टीरिया के साथ एक रिजेम्बलेंस है, कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए सर्कुलर, और प्रोकैरियोट सेल में भी डीएनए सर्कुलर है। ठीक है, यहां पर जो डीएनए देखने को मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में, वो 5 म्यू लॉन्ग होता है। ये जीसी रिच है। जीसी रिच का मतलब क्या, अगर डीएनए है तो हम लोग बोलते हैं कि कोई भी डीएनए जो होता है, कोई भी डीएनए है, उस डीएनए की जो यूनिट होती है उसे हम लोग न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ठीक, और एक न्यूक्लियोटाइड किससे मिलके बना हुआ होता है, तो शुगर होता है। न्यूक्लियोटाइड में शुगर होता है, और इस शुगर के साथ लगा हुआ होता है नाइट्रोजन बेस। ठीक है, शुगर के साथ अटैच कौन होगा, नाइट्रोजन बेस होगा अटैच, और साथ में अटैच कौन होगा, फॉस्फेट। तो शुगर कंबाइन विद द नाइट्रोजन बेस एंड द फॉस्फेट, दिस केमिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। और यही न्यूक्लियोटाइड जो है वो क्या है, डीएनए का बेसिक यूनिट है। ठीक है, अब यहां पर जैसे हम लोग बात कर रहे हैं एन बेस की, तो एन बेस के बारे में आप सुने होंगे कि एन बेस जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ एन बेस होते हैं। एक एन बेस जो होता है उसको आप बोलते हैं प्यूरिन। ठीक है, और इस प्यूरिन में एग्जाम्पल लेते हैं
एडिनिन का, और एग्जाम्पल लेते हैं ग्वानिन का। और दूसरा जो एन बेस होता है या नाइट्रोजन बेस होता है उसको आप बोलते हैं पायरिमिडीन, उसे आप नाम बोलते हैं पायरिमिडीन। और पायरिमिडीन का एग्जाम्पल लेते हैं आप साइटोसिन, और लेते हैं एग्जाम्पल थाइमीन। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पर G है यानी कि प्यूरिन है, और यहाँ C है यानी कि पैरिमिडीन है। तो डीएनए में अगर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में ग्वानिन और साइटोसिन का अमाउंट या उनका नंबर जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा इन कंपैरिजन टू दी एडेनिन एंड थाइमीन। हमारे पास 4 तरह के नाइट्रोजन बेस हैं। उस 4 तरह के नाइट्रोजन बेस में जो ग्वानिन है और दूसरा साइटोसिन है, इनका अमाउंट ज्यादा देखने को मिल रहा है कहां पे? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं जीसी रिच बोलते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि यहां पर जो डीएनए है, ये डीएनए जो है ये न्यूक्लियस में ऑरिजिनेट नहीं होता है। कहने का मतलब क्या है? सपोज कीजिए कि अगर आप एक ऐसे सेल मानते हैं और सेल के अंदर आपने न्यूक्लियस बनाया और यहां पर आपने बनाया है माइटोकॉन्ड्रिया को, तो आप ये भी जानते होंगे कि न्यूक्लियस के अंदर भी डीएनए होता है। ठीक है, और इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में भी डीएनए प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो उत्पत्ति है या जो उसका ओरिजिन है वो इस न्यूक्लियस के डीएनए से नहीं हुआ है। ठीक, कहा जाता है, कहते हैं हम लोग कि अगर डीएनए है तो डीएनए की एक प्रॉपर्टी होती है, और वो प्रॉपर्टी होती है कि डीएनए के अंदर रेप्लिकेशन होता है। ये तो पता होगा आप लोगों को कि डीएनए की एक प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी क्या है? रेप्लिकेशन। तो अब देखो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी जो डीएनए है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का जो डीएनए है वो भी तो रेप्लिकेट करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए रेप्लिकेट करता है। अब एक डिफरेंस समझिएगा, अगर हम लोग न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर डीएनए है, और न्यूक्लियस के अंदर का जो डीएनए है इसके अंदर में भी क्या होगा? रेप्लिकेशन होगा। लेकिन अंतर क्या है वो समझना आप। डीएनए है, इसके अंदर रेप्लिकेशन होगा, क्यों? कौन सा? न्यूक्लियर डीएनए का क्या होगा? रेप्लिकेशन होगा। और न्यूक्लियर डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो हमेशा ही एस फेज में होता है, सेल साइकिल के एस फेज में। एस को बोलते हैं हम लोग सिंथेटिक फेज। ठीक है, यहां पर होता है। लेकिन अगर माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए है और इसको रेप्लिकेशन होना है, तो ये सेल साइकिल के G2 फेज से स्टार्ट होगा और अल्टीमेटली खत्म कहां पर होगा? तो साइटोकाइनेसिस के टाइम पर ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तब जाकर के एक माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है वो डबल होगा। तो वही लिखा मैंने यहां पर, इट रेप्लिकेट्स इन G2 टू साइटोकाइनेसिस। ठीक है, और जैसे कि यहां पर डीएनए है, इसमें रेप्लिकेशन हुआ, एस फेज में हुआ, और यहां पर रेप्लिकेशन होने के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है, और उस एंजाइम को हम लोग नाम क्या देते हैं? डीएनए पॉलीमरेज। न्यूक्लियर डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, और उस न्यूक्लियर डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए एक एंजाइम चाहिए, और उस एंजाइम का नाम क्या है? तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम नाम है। सेम रेप्लिकेशन कहां पर हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए के अंदर हो रहा है, और उसके लिए भी हमें चाहिए एंजाइम, और वो एंजाइम भी क्या है? डीएनए पॉलीमरेज है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो न्यूक्लियर डीएनए का डीएनए पॉलीमरेज है, दैट इज नॉट सिमिलर टू दी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पॉलीमरेज। माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए पॉलीमरेज है, सेम उस तरह का डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियर डीएनए के पॉलीमरेज नहीं होते हैं। ठीक है, सो दिस इज फ्यू थिंग अबाउट द डीएनए ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसके अलावा देखो आप कि इस माइटोकॉन्ड्रिया में हमें क्या देखने को मिल रहा है? राइबोसोम देखने को मिल रहा है। ठीक है, और राइबोसोम जो है यहाँ पर जो राइबोसोम है वो कैसा है? तो यहाँ पर राइबोसोम जो है वो 70S है। बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है यहाँ पर भी। ठीक है, कि यहाँ पर जो राइबोसोम है वो कैसा है? तो राइबोसोम 70S है।
और 70S राइबोसोम को अगर देखोगे आप तो 70S राइबोसोम हम लोगों को फिर से देखने को मिलता है कहां पर, प्रोकैरियोट सेल में। तो प्रोकैरियोट सेल को भी अगर देखोगे तो वहां पर भी राइबोसोम कैसा होगा, 70S होगा। और आपको पता है कि 70S को बनाने के लिए हमें दो चाहिए होते हैं सब यूनिट, दो होते सब यूनिट। एक सब यूनिट जो होता है वो होता है, एक सब यूनिट जो होता है वो होता है 50S का और दूसरा होता है 30S का। यानी कि 50S सब यूनिट और 30S सब यूनिट जब आपस में कंबाइन करेंगे तो 70S बनेगा, जो कि कहां पाया जा रहा है, जो पाया जा रहा है प्रोकैरियोट सेल के सेल में पाया जा रहा है। इसी तरह का सेम टाइप का जो राइबोसोम है वो कहां देखने को मिल रहा है हमें, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो अब देखो एक बात कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है इट इज सिमिलर टू दी प्रोकैरियोट सेल। दूसरी बात कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम है इट इज आल्सो सिमिलर टू दी प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। इसका मतलब ये हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया कहीं ना कहीं प्रोकैरियोट सेल के साथ अपनी समानता दिखा रहा है, या बोलेंगे अपने आप को रिजेंबल कर रहा है। इसका मतलब ये भी तो हो गया कि जैसे बैक्टीरिया जो है वो एक फ्री लिविंग सेल है, आज के समय में बैक्टीरिया क्या है, फ्री लिविंग सेल है। इसका मतलब ये भी है कि कहीं ना कहीं माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है, तो एक फ्री लिविंग सेल रहा होगा। ये दो आपको मैंने बताया सिमिलरिटी। इसके अलावा देखो एक बात और, अभी मैंने डिस्कस किया था कि जो आउटर मेम्ब्रेन होता है उस आउटर मेम्ब्रेन में एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मिलता है एंड दैट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इज द पोरिन्स। सेम इसी तरह से प्रोकैरियोट सेल को अगर देखोगे आप तो प्रोकैरियोट सेल के मेम्ब्रेन में भी पाया जाता है पोरिन्स। इसका मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन में जो पाया जाने वाला प्रोटीन है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है जिसको पोरिन्स कहते हैं, वो आपको कहां देखने को मिल रहा है, प्रोकैरियोट सेल में भी देखने को मिल रहा है। दूसरी बात, इनर चैम्बर की बात करते हैं हम लोग, सॉरी इनर मेम्ब्रेन की बात करते हैं हम लोग। अगर इनर मेम्ब्रेन को हम लोग देख रहे थे तो वहां पर एक अनयूजुअल टाइप ऑफ लिपिड देखने को मिल रहा था, दैट इज कॉल्ड कार्डियोलिपिन। और मैंने बताया था आपको कि कार्डियोलिपिन की वजह से क्या होता है, ये जो मेम्ब्रेन है इनर मेम्ब्रेन वो सेमी परमिएबल होता है। तो यही कार्डियोलिपिन कहां देखने को मिलेगा, यही कार्डियोलिपिन आपको प्रोकैरियोट सेल में भी देखने को मिलेगा। तो आप देख लीजिए, आप सिमिलरिटी मेंटेन कीजिए किसके बीच में, प्रोकैरियोट सेल यानी कि बैक्टीरिया और माइटोकॉन्ड्रिया में। नंबर 1, आउटर मेम्ब्रेन में पाया जाता है प्रोटीन जिसका नाम है पोरिन्स, किसमें, बैक्टीरिया में। सेम यही मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। नंबर 2, कार्डियोलिपिन जो कि पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में, वही सेम चीज पाया जाता है कहां पर, बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन में। नंबर 3, जो 70S राइबोसोम है वो पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में और वो भी पाया जाता है आपका प्रोकैरियोट सेल में। नंबर 4, जो सर्कुलर डीएनए आप देखने को मिल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, वही डीएनए देखने को मिलता है कहां पर आपको, प्रोकैरियोट सेल में। ये चार आप सिमिलरिटी देख पा रहे हैं किसके बीच में, बैक्टीरिया यानी कि प्रोकैरियोट सेल और माइटोकॉन्ड्रिया के केस में देख पा रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं ये भी तो देख पा रहे होंगे ना कि जैसे बैक्टीरिया फ्री लिविंग सेल है वैसा ही माइटोकॉन्ड्रिया भी एक फ्री लिविंग सेल रहा होगा। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ये हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो यूकैरियोट सेल के अंदर इन्वेड कर गया है या इन्फेक्शन कॉज कर दिया है, और अल्टीमेटली दिस माइटोकॉन्ड्रिया बिकम दी पार्ट ऑफ आवर यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो ओरिजिन है वो कैसा है, तो इंडो सिम्बायोटिक है। इंडो सिम्बायोटिक ओरिजिन, ये बात आप याद रखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो ओरिजिन है वो क्या है, इंडो सिम्बायोटिक है। व्हाई इट इज इंडो सिम्बायोटिक, क्योंकि मैंने अभी कहा कि जैसे बैक्टीरिया है वैसे ही कभी ना कभी माइटोकॉन्ड्रिया फ्री लिविंग सेल रहा होगा, और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, विकास के क्रम में क्या हुआ है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो यूकैरियोट सेल के अंदर इन्वेड कर गया है, और आफ्टर द इन्वेजन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इनटू द यूकैरियोटिक सेल इट बिकम द पार्ट ऑफ आवर यूकैरियोटिक सेल, इसलिए कहा गया इसको इंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन। ठीक है, तो यहां पर 70S है। अच्छा, एक बात और भी आप ध्यान देंगे, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, कि यहां पर हमने क्या लिखा कि राइबोसोम जो है वो 70S है। ठीक है, अब यहां पर प्रोडक्ट में भी क्या, यहां पर 70S राइबोसोम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा देखिए कि जो यहां पर आप, अभी मैंने कहा
कि इनर मेम्ब्रेन फोल्ड हो गया अंदर की तरफ, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। और इसी क्रिस्टी पे क्या देखने को मिल रहा है हम लोगों को, एक टेनिस रैकेट लाइक देखने को मिल रहा है स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजोम। ठीक, उसी ऑक्सीजोम को हम नाम देते हैं एटीपी सिंथेज, या बोलते हैं फर्नेंज मोरन पार्टिकल, या इसी को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स 5। फर्नेंज ने ही इसको डिस्कवर्ड किया था, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं फर्नेंज मोरन पार्टिकल भी नाम देते हैं। ठीक है, अगर ऑक्सीजोम को आप देखेंगे तो इस ऑक्सीजोम को आप देखिए, उसी का एक डायग्राम मैंने यहां बनाया है, सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाया समझने के लिए। ठीक है, इसका मैंने डायग्राम नहीं बनाया है मॉलिक्यूलर डायग्राम, मॉलिक्यूलर डायग्राम बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, ये सिंप्लीफाइड है। तो आप देखिए यहां पर कि एक ऑक्सीजोम में यहां पर ऊपर में हेड पार्ट है जो नॉब लाइक है, राउंड इन स्ट्रक्चर है या स्फेरिकल है, दूसरा यहां पर ये स्टॉक है, और तीसरा यहां पर इसका बेस है। तो आप देखिए ये जो बेस पार्ट है, ये जो बेस पार्ट है इस ऑक्सीजोम का, वो कहां पर प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है इनर मेम्ब्रेन में। बेस को हम लोग F0 कहते हैं, हेड को हम लोग F1 कहते हैं। अगर F1 को देखेंगे आप, तो F1 जो होता है वो 3 अल्फा यूनिट से मिलकर बना हुआ है, 3 बीटा सब यूनिट है, एक गामा है, एक डेल्टा है और एक एप्सिलॉन है। ये एप्सिलॉन है ये, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये सिंबल है। 3 अल्फा सब यूनिट, 3 बीटा सब यूनिट, एक गामा सब यूनिट, एक डेल्टा सब यूनिट और एक एप्सिलॉन सब यूनिट से मिलकर के बना होता है F1। ठीक है, F0 जो है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है, तो इसमें एक होते हैं A सब यूनिट, इसमें 2 होते हैं B सब यूनिट, और 9 to 12 होते हैं C सब यूनिट। ये 1 है, यानी कि 1 A यूनिट, A सब यूनिट, 2 सब यूनिट एंड 9 to 12 C सब यूनिट से मिलकर के ये बना हुआ होता है। और F0 जो ये क्या है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटॉन कैरियर है। ये बात आपको और भी डिटेल में बात करेंगे हम लोग जब बात करेंगे एटीपी प्रोडक्शन की, कि हाउ माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एटीपी, आखिर कैसे वो एटीपी प्रोड्यूस करता है। तो इसके लिए आप पढ़ते हैं क्या, इसके टॉपिक पढ़ना पड़ता है हम लोगों को सेलुलर रेस्पिरेशन, या कहते हैं हम लोग सेल रेस्पिरेशन। इसमें आप ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ते हैं, आप उसमें क्रेब साइकिल पढ़ते हैं, उसमें आप ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन पढ़ते हैं, ये सब टॉपिक पढ़ते हैं। उसी में हम लोग बात करेंगे कि इन सभी चीज पार्टिकल्स का या इन सभी सब यूनिट का क्या क्या रोल है। ठीक है, तो ये हम लोग जान गए माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, सो आई होप कि इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।